दिख रहा है बेटा स्क्रीन? चलो तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, है ना, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। इसको ध्यान से देखना, ये वाला यहाँ पे भी किया तो तेरे को केमिस्ट्री में भी काम आएगा, है ना, और यहाँ पे फिजिक्स में भी काम आने वाला है। मतलब ये चैप्टर एक जगह पढ़ करके हमारे दो काम आसान करने वाला है, ठीक है। तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम अपना है क्या, थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है चैप्टर का? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम जो भी हमारा प्रेशर, जैसे कुछ एंटिटीज़ होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। और ये प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है? मैक्रोस्कोपिक। उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें बेसिकली हीट है ना, और हीट का ट्रांसफ़र और उसका मैकेनिकल वर्क और बाकी इसका वाइस वर्सा, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है। मतलब मिला जुला करके थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें अपन किसके बारे में बात करेंगे? हीट के बारे में और उसके मैकेनिकल वर्क के बारे में, कि हीट हुआ उससे क्या वर्क होगा और बाकी सब चीज़ों के बारे में, जिसमें बेसिकली हम टर्म कौन कौन से मोस्टली यूज़ करने वाले हैं? प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया और टेम्परेचर। इज दैट क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं कि सर थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम क्या है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम में, अब जैसे अभी तक हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते थे, तो मैकेनिक्स में हम देखते थे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, तो उस सब की चीज़ें देखते थे। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें हम क्या देखेंगे? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में कैसा? प्रेशर देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, क्लियर? अब जो भी हमारी एनालिसिस होगी, मैकेनिकल वर्क होगा, सब इन्हीं सब के टर्म्स में होगा। अब यहाँ पे देखो, इस तरीके का हम एक सिस्टम लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम होता है, ये हमारे पास बॉडी होती है, ठीक है। इसमें गैस का यूज़ किया जाता है, ये मूवेबल पिस्टन होता है। अगर पिस्टन इधर जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। पिस्टन नीचे जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा। उसके साथ साथ प्रेशर का क्या रिलेशन होगा, जो अपन लोगों ने केटीजी में देखा हुआ था, ठीक है। अपन लोगों ने देखा था प्रेशर वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन टेम्परेचर, है ना, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑन वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे रिलेशन हमने वहाँ पे देखे हुए हैं। और ये पूरी चीज़ों को मिला करके, जैसे हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर, पिस्टन, गैस, ये सब मिला करके इसे हम कहते हैं सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम, ठीक है, क्लियर। जिसमें ये सारी एंटिटीज़ होगी, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये जो एग्जांपल हम हमारे सामने अभी देख रहे हैं, इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि एक मोल गैस लिया है हमने, एक मूवेबल पिस्टन है जो मूव कर सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड इसके जो एजेस होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर वो मूव करने वाला है, ये कैसे होते हैं? फ्रिक्शनलेस होते हैं। ये कैसा सरफेस होता है बेटा? फ्रिक्शनलेस, ठीक है ना, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। यस, ये क्या है? एक एग्जांपल है हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। क्लियर हुआ थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? अभी कितने टाइप के होते हैं मेरे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो किसके बेसिस पे बोला गया ओपन सिस्टम, किसके बेसिस पे बोला गया क्लोज सिस्टम, किसके बेसिस पे बोला गया आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इसको बोलने के लिए हमने दैट इज बेस्ड ऑन अ बेसिस ऑफ अ मास एंड एनर्जी, ठीक है। मतलब सिस्टम में हमारे पास ट्रांसफ़र क्या होगा? या तो मास ट्रांसफ़र होगा और या तो एनर्जी होगी, या तो दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र होगी। क्लियर है ना। तो बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ मास एंड एनर्जी के बेसिस पे हमने 3 तरीके के सिस्टम क्लासीफाई किया: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम एक ऐसा है जिसमें मास और एनर्जी दोनों भी ट्रांसफ़र होता है, जिसमें हमारे पास मास और एनर्जी दोनों भी ट्रांसफ़र होता है। तो एनर्जी का फॉर्मेट क्या है? हीट, और मास बना होता है मैटर, है ना, मैटर इज अ मास। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें एक्सचेंज होती है, ट्रांसफ़र होती है। क्लियर है। क्लोज सिस्टम में, सिस्टम अगर क्लोज हुआ तो यहाँ पे सिर्फ क्या एक्सचेंज हो सकता है? एनर्जी। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे हीट के बारे में। यहाँ पे मैटर चेंज नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता, तो इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और एक होता है आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड जैसे अभी अपन ने देखा ना कोरोना में आइसोलेशन वैसे इसमें कोई भी चीज़ों का एक्सचेंज, आदान प्रदान होने वाला नहीं है, ना ही एनर्जी और ना ही मैटर, मतलब ना ही हीट का ट्रांसफ़र होने वाला है
और ना ही मैटर, ठीक है। मैटर और एनर्जी दोनों भी ट्रांसफर होने वाली नहीं है। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है। तो सर हम लोगों ने जो केटीजी में पढ़ा था इंटरनल एनर्जी के बारे में, तो सर अगर इस सिस्टम में हम बात करें हीट तो एक्सचेंज होगा नहीं, ठीक है। कम्प्लीटली एक आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोलेटेड प्रोसेस है, तो हीट एक्सचेंज होगा, उसमें हीट तो एक्सचेंज होने वाला है नहीं, और ना ही वर्क होगा सिस्टम पे कुछ, ठीक है। ना ही हीट एक्सचेंज होगा, ना ही कुछ वर्क होगा। तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो कैसी रह जाएगी, यहाँ पे चेंज जो होगी वो ज़ीरो, क्योंकि सिस्टम की अगर इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, ज़ीरो। क्लियर? ठीक है। तो ये किसमें होता है हमारे पास, आइसोलेटेड प्रोसेस में। अब शुरुआत करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कहानी अलग से चलती है। एक होता है ज़ेरोथ लॉ। ज़ेरोथ लॉ क्या होता है? ज़ेरोथ लॉ का क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास तीन सिस्टम है, सपोज करो एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ कि ए और सी को हमने कॉन्टेक्ट में रखा है, तो ए कैन ट्रांसफ़र हीट टू ए टू सी अगर ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। सी का ज़्यादा होगा तो सी ए को दे सकता है, मतलब ये दोनों यहाँ पर हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं, बराबर है, ए और सी। ऐसे ही बी और सी आपस में कांटेक्ट है, तो बी सी को और सी बी को हीट एक्सचेंज कर सकता है। तो क्या होगा, अगर हमने बोला कि यहाँ पर ए और बी, अब देखो इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहला होता है एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, है ना। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे हम क्या बात करते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम बात करते हैं कि उसमें लगने वाला नेट फोर्स क्या रहता है, जीरो। और एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। दूसरा क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, यस, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, मतलब टेम्परेचर का एक्सचेंज उस टाइम पे ज़ीरो हो जाता है। तो अगर मानो ए का कुछ टेम्परेचर का सपोज T1, सी का टेम्परेचर था T2, तो टेम्परेचर अगर मानो T1 इज़ ग्रेटर दैन T2, तो क्या हीट ट्रांसफ़र किधर से किधर होगा, जो ज़्यादा होगा उससे। क्लियर है? तो हीट ट्रांसफ़र करते 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 क्या होगा, एक टाइम आएगा, मान लो दैट इज़ द कॉमन टेम्परेचर जो हमने कैलोरीमेट्री में देखा था। तो इसका टेम्परेचर घटते घटते T हो गया और इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते T हो गया। नाउ दे विल बिकम ए एंड सी इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम। है समझ में, ए एंड सी इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और यहाँ से देखा जाए तो बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है दैट इज़ आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में। इसके बीच में एक थर्मल आइसोलेशन है, मतलब इंसुलेटर है, ये यहाँ से एक दूसरे को ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है डायरेक्टली। तो भी ए और बी जो होंगे आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज ज़ेरोथ लॉ। क्लियर है? आया समझ में? क्लियर? क्या होगा बता, ज़ेरोथ लॉ। मतलब सिंपल सी बात, कोई भी दो बॉडी अगर आपस में इक्विलिब्रियम है और वो दोनों बॉडी को किसी तीसरे बॉडी के साथ रखा जाए तो वो तीसरे बॉडी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, कि भले उनके बीच में थर्मल आइसोलेशन ही क्यों ना हो, ठीक। अब इसमें जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म हम सुनेंगे जिसको हम बोलते हैं वर्क, ठीक है। अब वर्क कैसे, जैसे मैंने अभी बताया था कि पिस्टन जो रहता है मूवेबल रहता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर क्या था, गैस। एक ऐसे जो पिस्टन हमने लिया, इसके अंदर क्या था, गैस, ठीक है। यहाँ पे पूरे में गैस है और ये पिस्टन मूवेबल है। तो अंदर का जो गैस होगा, अगर इसने पिस्टन पे कुछ प्रेशर लगाया, ठीक है, पिस्टन पे कुछ प्रेशर लगाया, पिस्टन पे प्रेशर लगाने से जब पिस्टन मूव करके ऊपर चला जाएगा, तो मान लो ये पिस्टन कितना ऊपर गया है, डी। पहले पिस्टन कहाँ पे था, ये वाली पोजीशन पे, ठीक है। अभी कितना ऊपर चला गया, सपोज यहाँ से डी डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो इस पर वर्क किसने किया, गैस ने। क्लियर? कितना कितना वर्क किया,
और पिस्टन जो है ये ऊपर साइड से हम देख रहे हैं, लेकिन पिस्टन का एक ऐसा एरिया होगा अगर हम टॉप से देखें तो, है ना, ऐसा सर्कल सा कुछ। तो पिस्टन का एरिया हमने क्या मान लिया, ए। तो पिस्टन पे, यहाँ पर पिस्टन पे कितना फोर्स लगाया होगा, यहाँ वाले पिस्टन पे गैस ने कितना फोर्स लगाया होगा, यहाँ पिस्टन पे कितना फोर्स लगाया होगा सर, प्रेशर P इंटू एरिया A, दैट इज द फोर्स। ठीक है, तो P इंटू ए के बराबर का इसमें फोर्स लगाया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx। तो वर्क डन हम क्या लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स विच इज P इंटू ए इंटू dx। क्लियर। तो एरिया इंटू dx, एरिया इंटू dx, क्या मैं इसको dv लिख सकता हूँ, चेंज इन वॉल्यूम। एरिया तो सर कॉन्स्टेंट है, लेकिन बदल क्या गया, क्लियर। तो प्रेशर इंटू डी, मतलब वर्क डन निकालने का नया तरीका क्या है सर, प्रेशर वर्क डन निकालने का नया तरीका है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर। कोई दिक्कत आया समझ में, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर, ये जो था वर्क डन बहुत छोटा सा वर्क डन है ना, ये जो वर्क डन किया हमने ये बहुत ही थोड़ा सा वर्क डन है। ठीक है, कितना dw, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, तो कितना मिला P इंटू डी डब्ल्यू। तो अगर मेरे को नेट वर्क डन चाहिए तो क्या मैं P dv का इंटीग्रेशन करूँगा, कहाँ से कहाँ तक, v1 से लेकर के v2 तक। क्लियर। तो बताओ वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, एक तो रहता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या होगा, यस, ठीक है। तो सर जो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम है, एक बात समझो, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम जो हम लिख रहे हैं दैट इज इक्वल टू वर्क डन जो हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वर्क डन बेसिकली, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म आता है, इज इट यूज फॉर इंटीग्रेशन पर्पस एज वेल। तो इसका मतलब अगर मैं निकालना चाहता हूँ प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पर क्या देखूँगा, इस ग्राफ को हम बोलते हैं PV इंडिकेटर, है ना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं PV इंडिकेटर डायग्राम। फिर क्या बोलते हैं इसको, PV इंडिकेटर। क्लियर है। तो ये जो हमारे पास सिस्टम है ना, ये जो हमारे पास सिस्टम है जो हम देख पा रहे हैं, इस सिस्टम में, है ना, ये जो हम यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर इस डायरेक्शन में और वॉल्यूम इस डायरेक्शन में। तो सिंपल, अगर मेरे को वर्क डन देखना होगा PV इंडिकेटर डायग्राम से, तो मैं देखूँगा एरिया अंडर द कर्व। क्या देखूँगा, एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है। तो ये कर्व के नीचे का जितना भी एरिया होगा, इस कर्व के नीचे का जितना भी एरिया हम यहाँ पे लेंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज द वर्क डन। क्लियर है। तो सिंपल वर्क डन को लिखने का हमारे पास एक और तरीका होगा, एरिया बाउंडेड बाय PV कर्व एंड V एक्सिस। ठीक है, V एक्सिस। क्लियर है, मतलब हमको चेंज किसका चाहिए, वॉल्यूम का चाहिए ना, इसलिए एंड V एक्सिस। ठीक है। तो चलो मान लो, अगर मानो मैं आपको एक ऐसा ग्राफ दिखाऊँ, ठीक है, ये P है और ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा वैल्यू दे देता हूँ, सपोज ये प्रेशर यहाँ पर 10 पास्कल का है और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो 20 है, ऐसा ही मैं लिख रहा हूँ, और वॉल्यूम कितना है 20 है। तो मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर, कितना वर्क डन होगा। हाफ ऑफ बेस विच इज़ 20 वेरी गुड इंटू हाइट विच इज़ 10, तो कितना हो गया, ये भी 10 और ये भी 10, तो आंसर कितना आ गया 100 डिग्री। क्लियर है।
तो एरिया अंडर द कर्व हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तब ये जो दोनों मेथड हैं, तो सर बेसिकली इन सबको एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं कि कैसे हम वर्क निकाल सकते हैं। तो हमने एक डायरेक्ट मेथड देखा, कौन सा, P इंटू डी वी और उसका इंटीग्रेशन। क्लियर है, इस तरीका दिए हो गए। अब एक इनडायरेक्ट मेथड भी है, उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर हमने गैस की जगह पे एक फिलामेंट रख दिया, ठीक है, कॉइल रख दिया। अब जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, जब हम इसको एनर्जी देंगे, है ना, तो ये हीट करेगा। क्लियर है, जिसकी वजह से पिस्टन एक्सपैंड करेगा और यहाँ पे लगेगा हमारा स्प्रिंग। तो क्या स्प्रिंग अगर यहाँ पे हम लगा रहे हैं तो क्या वो कंप्रेस हो जाएगा। क्लियर है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, अब दो सिस्टम है हमारे पास। जब यहाँ पर मैंने हीट दिया तो क्या यहाँ पर प्रेशर इनटू एरिया के बराबर का फोर्स लगेगा, बोलो। और जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग के पास जैसे P इंटू ए है ना, ये हमारा फोर्स होगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सपोज करो x, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें x। ठीक है, तो अभी वर्क डन बाई दिस कितना हुआ, सर ये हुआ प्रेशर इंटू एरिया इंटू x। ठीक है, अब सर स्प्रिंग भी तो इसको खींच रहा था, तो स्प्रिंग में कितना वर्क डन किया होगा, जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो सर एक्जिस्टेंस डिस्प्लेस होने पे स्प्रिंग के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ P इंटू एक्स का। क्लियर, क्लियर है। तो हम इससे भी लिख सकते हैं, तो जितने भी सिस्टम रहे हम उसके बारे में देख सकते हैं। चल एक क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ, ठीक है, A टू B, इधर प्रेशर दिया हुआ, इधर वॉल्यूम दिया हुआ। अ सर्टेन मास ऑफ गैस ट्रेसेस 3 पार्ट, 1 2 3, ये 3 अलग अलग पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B। इफ द वर्क डन बाय द गैस अलॉन्ग दीज पार्ट्स आर W1 W2 एंड W3 रेस्पेक्टिवली, देन अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा वर्क डन किसमें होगा, या मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सोचना, सोच आराम से। कौन, तीनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर खत्म हो रहे हैं, लेकिन क्या किसी में कम ज़्यादा होगा वर्क डन। तो कौन सा वाला, क्लियर, क्योंकि जब हम देखेंगे ना तो यहाँ पर जो एरिया कवर करेगा वो इतना एरिया ज़्यादा कवर करेगा, 2 वाला इतना एरिया, मतलब बाकी से 2 वाला कितना एरिया ज़्यादा कवर करेगा सर, इतना, किससे, 1 वाले से, और 1 वाला तो सर सिर्फ कितना कवर करने वाला है, इसके नीचे। क्लियर है, तो किसमें कम किसमें ज़्यादा होगा, समझ में आ गया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें देखो, इन द फॉलोइंग इंडिकेटर डायग्राम द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी। अब सोचो, एक हमारे पास क्लॉकवाइज में है और एक हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कौन सा वाला वर्क डन ज़्यादा है, तो एक ये डायग्राम दिख रहा है हमको क्लोज वाला, और एक ये दिख रहा है। तो अगर सोचा जाए तो दोनों के ऊपर डायरेक्शन अलग अलग है, बताओ फिर। कन्वेंशन, सिंपल कन्वेंशन, क्या वर्क डन बाई 1 जो है इट इज़ लेस देन वर्क डन बाई 2। हाँ, एरिया छोटा है ना, लग क्या है, जिसका एरिया छोटा है इसका, दूसरे वाले का एरिया बड़ा है। ठीक है, तो बस इसमें डायरेक्शन का फ़र्क है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, एक ऐसा घूम रहा था क्लॉकवाइज, तो एक ऐसा घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना। तो सर अगर ऐसा है तो फिर
साइक्लिक प्रोसेस 1 वाला कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। 2 वाला कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो नेट वर्क डन अगर हम देखें तो कैसा रहेगा, किसका ज़्यादा रहेगा, किसका, सेकेंड वाले का, है ना। ये पहले वाले का था, ये किसका, सेकेंड वाले का। ज़्यादा किसका, ज़्यादा किसका, सेकेंड वाले का। तो ये एक सिंपल कन्वेंशन है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या लिया, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जब घूमता है तो इसे हम क्या लेते हैं, कन्वेंशनली पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो दोनों में ज़्यादा कौन सा वाला, क्या W2 एंटी क्लॉकवाइज है और W1 क्लॉकवाइज है। तो अगर मैंने लिखा W2 इज ग्रेटर देन W1 मतलब मोर नेगेटिव, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्लियर। एक और फटाक से करना। इन द फॉलोइंग फिगर 2 इंडिकेटेड डायग्राम्स आर शोन विद द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन देम आर W1 एंड W2 रेस्पेक्टिवली देन। जो P है तो D किसमें ज़्यादा होगा या कम होगा या कितना होगा। ज़्यादा एरिया कवर करेगा। चलो ये वाले, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है इससे, क्योंकि वर्टिकल है तो इसमें तो चेंज इन प्रेशर हो रहा है, वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा है। क्लियर। तो कौन सा वाला ज़्यादा हो गया हमारा, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बारे में, ठीक है। तो जो भी हमने वर्क डन किया है ना, जो भी हमने सिस्टम में हीट दिया या वर्क डन हुआ, या जो भी हमने वर्क डन किया तो उसके बदले में हीट कन्वर्ट हुआ, अब उसका कन्वर्जन, और उस कन्वर्जन को हम बोलते हैं जूल्स लॉ, ठीक है। जब भी हमने देखा हीट के बारे में, ठीक है, और हीट जो भी हुआ, हमने हीट सप्लाई किया तो वो कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल वर्क में, ठीक है। या यूँ कह लो कि जो भी मैकेनिकल वर्क किया वो कन्वर्ट किसमें हुआ, हीट में, ठीक है। तो जो भी वर्क डन हुआ दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। क्लियर है। मतलब जितना वर्क डन करेंगे वही हीट में प्रोड्यूस होगा ना, या जो भी हमने वर्क डन किया वही किस में होगा, कन्वर्ट, हीट में कन्वर्ट होगा। तो सर इसका एक रेशियो लिया गया सिंपल सा, वर्क डन टू द हीट सप्लाइड, और इसको बोल दिया हमने जूल्स लॉ। क्लियर है। और यही क्या कहलाता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क। अब समझो, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब जो वर्क होगा, अब इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या ये ऐसा दिख रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू J टाइम्स ऑफ हीट, है ना। तो मतलब वर्क डन इज इक्वल टू J टाइम्स ऑफ हीट, और ये J क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो इसी का नाम हम देते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये कुछ और अलग नहीं है। इसी को कई बार जूल्स कॉन्स्टेंट के नाम से भी बोलते हैं। क्लियर है। मतलब अब सिंपल सी बात, इसको समझिए थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। ये जो जूल्स कांस्टेंट है ना, अगर मानो मैंने किसी भी सिस्टम में क्या सप्लाई किया, 1 जूल ऑफ, ये जूल, ये तो है ना, 1 जूल ऑफ हीट सप्लाई किया, तो वर्क डन कितना होगा सर जी, जितना जूल्स कांस्टेंट है। क्लियर है, समझ में आया। तो कितना वर्क डन होगा पर यूनिट हीट सप्लाई करने पे, दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्लियर है, समझ में आया। हाँ, ये जो J है ये कोई कांस्टेंट नहीं है ना, ये और ना ही तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये सिंपल क्या है, कन्वर्जन फैक्टर है ना। ये क्या है, सिंपल है कन्वर्जन फैक्टर है। हाँ, कन्वर्जन फैक्टर मतलब जिसमें बोल रहा हूँ कि आपको मैंने 100 रुपये दिए, बराबर है, और बोले 100 रुपये का नोट दिया, और आपको बोला क्या करना है, आपको 5-5 के नोट बनाना है। तो आपने 5-5 के कितने नोट लिए, 20। तो ये जो फैक्टर है ना, ये कोई फिजिकल अलग से कोई क्वांटिटी नहीं होती है। अरे बस मतलब कोई इसका यूनिट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, सिंपल है कन्वर्जन यूनिट। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये जो कन्वर्जन यूनिट होती है उसकी वैल्यू हम ध्यान रखेंगे
जैसे बेसिकली हम बात करें, जैसे हम वर्क डन के बारे में बात करते हैं, तो वर्क डन को हम किस में लिखते हैं, जूल में लिखते हैं, है ना, या अर्ग में लिखते हैं, SI में जूल हो गया या अर्ग हो गया। तो इसको हम कैलोरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कैलोरी में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हाँ, इस जे की वैल्यू कितनी होती है इस कन्वर्जन यूनिट की, 4.2 जूल पर कैलोरी। क्लियर है, 4.2 जूल पर कैलोरी, समझ में है क्या होता है, 4.2 जूल पर कैलोरी, या 4.2 इंटू, अब जूल का कन्वर्जन करेंगे, है ना, तो जूल का कन्वर्जन अर्ग में करते हैं तो कितना हो जाता है सर, जूल का कन्वर्जन अर्ग में करते हैं तो 10⁻⁷ अर्ग हो जाता है, ठीक है। तो कैलोरी की जगह पर किलो कैलोरी मतलब 10⁻³ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर जाके ऐसा हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई कैलोरी, कैलोरी की जगह सॉरी जूल ले दिया ना अपन ने, तो सर 4.2 रहा जूल पर, किलो कैलोरी बोला तो किलो की जगह मतलब यहाँ पे सिर्फ कैलोरी था, तो किलो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 10⁻⁻3, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻3। तो इतने सारे यूनिट नहीं याद रखना है, सिर्फ एक बेसिक का याद रखना है, जो है 1 जूल इज इक्वल टू 4, 1 जे मतलब जूल्स वाला, है ना, या इसको बोलो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो कितना रहेगा 4.2 जूल पर कैलोरी। आया समझ में, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लेड का बुलेट है ना, लेड बुलेट व्हेन स्टॉप्ड बाय अ टारगेट, ठीक है, हिट किया तो वो टारगेट से टकरा के रुकने की कोशिश करेगा, है ना, जस्ट मेल्ट, और वो क्या हुआ, मेल्ट हुआ। अगर उसको मेल्ट होने में 25% ऑफ हीट जो लगा बाय द टारगेट, देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी इट्स इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या बोला कि 25% ऑफ हीट जो है उसमें एब्जॉर्ब कर लिया गया टारगेट के थ्रू, उसके बाद देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट बताना है, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेट कितना दिया है 327 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ प्लेट दिया हुआ है 0.03 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लीड दिया हुआ है 6 कैलोरी पर ग्राम। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें हमको बेसिकली करना ये है कि हमें जब टकराएगा तो क्या कुछ वर्क करेगा, और उस वर्क की करने की वजह से क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा, और वही आपसे पूछता है कि फाइनल जो है वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर, कोई दिक्कत, क्वेश्चन क्लियर हुआ था, चलो क्रिस्टोफर सर इसको क्या किया जाए, सिंपल सी बात, तो हमको सर मालूम है कि जो भी हम वर्क करने वाले हैं, बराबर, जो भी हम वर्क करने वाले हैं, ठीक है, अभी जो हमने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से निकाला था कि जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे, है ना, वर्क डन बाई जूल कॉन्स्टेंट या मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क होने वाला है, कितना हीट सप्लाई हुआ है। एक बात सोचिए, जब लेड जो है, लेड जब जाके टारगेट से टकराएगा, बराबर है, तो टारगेट से जब वो जाके टकराएगा तो पहले तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट उसका स्टेट चेंज होगा। तो सर जब टेम्परेचर चेंज होगा तो हम क्या लिखते हैं, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, क्या इतना हीट सप्लाई होगा, और जब उसका स्टेट चेंज होगा तो हम क्या लिखते हैं, कितना m इंटू एल, तो मतलब टोटल हीट सप्लाइड कितना होने वाला है, इस केस में कितना हीट लिबरेट होने वाला है, एम सी इंटू डेल्टा टी प्लस एम इंटू एल। कैलोरीमेट्री में हमने देखा था ना कि सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ तो एम सी इंटू डेल्टा टी, सिर्फ अगर स्टेट चेंज हुआ तो एम इंटू एल, अगर दोनों भी चेंज हुआ तो क्या दोनों का एडिशन, मतलब गया टकराया तो टकराने से टेम्परेचर चेंज हुआ और टेम्परेचर के बढ़ने से वो मेल्ट हुआ, तो क्या दोनों एनर्जी लगाएंगे, दोनों हीट सप्लाई करेंगे, बोलो
ठीक है, तो m मास ऑफ द बुलेट दिया हुआ है, l लेटेंट हीट ऑफ द बुलेट दिया हुआ है, m मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बुलेट दिया हुआ है और चेंज इन टेम्परेचर आपको मालूम है। क्लियर है? तो देखो ज़रा क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। बोलो, तो ये चीज़ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। A bullet when shot by a target just melts up to 25% of heat is absorbed by the target when a velocity of the bullet will be its velocity of bullet find करना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट अपने को फाइंड करना है। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ था 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड इज 327 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? और टेम्परेचर इनिशियल कितना था 27, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना मिल गया बेटा अपने को 327 माइनस 27, मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो गया हमको क्या 300 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड कितना दे रहा है, तो m इंटू सी की वैल्यू कितनी हुई 0.03 इंटू डेल्टा टी, तो क्या डेल्टा टी 300 प्लस मास m इंटू लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दे रहा है 6 कैलोरी पर ग्राम, तो 6 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इज इट इक्वल टू द वर्क डन, यही वर्क डन होने वाला है ना। मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई दैट इज इक्वल टू वर्क डन। अभी वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सर वर्क डन हो रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर बाई जे। क्लियर है? क्लियर है? गुड। तो m से m जो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल में है हमारे पास, यहाँ से कॉमन लेके उड़ा दो। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया सर, ये हो गया v स्क्वायर बाई 2j। क्लियर बेटा? ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, तो 0.03 इंटू 300 और 8.6 कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2j। जे की वैल्यू हमको मालूम है, सिर्फ वैल्यू प्लेस कर दें। क्लियर? समझ में आया? तो सर यहाँ से m से m सारे क्या हो गए थे, निपट गए थे। इसमें देख लो पूरा सॉल्व किया है। m से m यहाँ से क्या हो गया, m कॉमन लेके यहाँ से निपटा दिया। ठीक है, वी स्क्वायर बाई 2j, और उसका कितना परसेंट लॉस्ट हो गया था 25%, तो बचा हुआ कितना कन्वर्ट हुआ होगा क्या 75%। ठीक है, तो इसमें j की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4.2 इंटू 10%, हमने CGS में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इससे हमको मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 16.8 इंटू 10⁻⁴, और सिंप्लीफाई कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको मिल जाती है, इस वी स्क्वायर था ना तो उसका अंदर रूट, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग आएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो आप चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें? बोल बेटा। हेलो, 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 आ रही बेटा आवाज़? हाँ आ गया। क्लियर है? बोल।
समझ में आ गया कैसे करना है? सिंपल सा कन्वर्जन, वैल्यू को प्लेस करना है सिंपल कैलोरीमेट्री लगा करके, देन उसके बाद हम सिंपल कन्वर्जन उसमें करेंगे। क्लियर है? स्क्रीन दिख रही कि नहीं? वर्क डन में कोई दिक्कत और इसके कन्वर्जन में कोई दिक्कत इसमें वर्क डन में? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी का मतलब जब अपन ने केटीजी पढ़ा था तो सिस्टम के पास मॉलिक्यूल होते हैं गैस, मतलब सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, ठीक है, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ मिला जुला करके जब हम देखते हैं नेट, तो हमारे पास सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाती है। दैट क्लियर? ठीक है, तो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में देखा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना। तो अगर मैं चर्चा करूं कि कितना होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी इसका हर एक मॉलिक्यूल का, ईच मॉलिक्यूल का, तो हम लिखेंगे एफ के टी बाई टू। निकाला था हमने के टी जी में, है ना। और इसी की जगह 1 मोल हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस हो गया, तो के टी की जगह पे सिर्फ क्या हो जाएगा? आर टी, एफ आर टी बाई टू। क्लियर है? समझ में आएगा? तो अगर मैं बात करूं, ये तो सिर्फ किसके लिए है? 1 मोल ऑफ गैस के लिए। n मोल ऑफ गैस के लिए निकालना होगा तो क्या हम इसमें सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर दें? तो अगर मैं बात करूं n मोल ऑफ गैस के लिए इंटरनल एनर्जी, तो n टाइम्स ऑफ एफ आर टी बाई टू है। समझ में? क्योंकि गैस में सिर्फ एक ही मोल हो ऐसा जरूरी नहीं है, कितने भी मोल्स हो सकते हैं। क्लियर बेटा? तो मॉलिक्यूल के लिए भी वो सारी चीज़ें हमने देखी, कोई दिक्कत? तो सर ये बेसिकली हुआ है, सिस्टम के पास जो भी इंटरनल एनर्जी है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करने वाली है? टेम्परेचर पे। सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके अंदर की एनर्जी बढ़ जाएगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से क्या उसका रैंडमनेस बढ़ जाएगा ना। क्लियर? ओके, तो सर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी अगर इंटरनल एनर्जी इतनी लिखी है मैंने, तो मान लो अगर U1 लिखता तो इसको लिखता n टाइम्स ऑफ एफ आर टी वन अपॉन टू। इंटरनल एनर्जी 2 लिखता तो क्या लिखता? n टाइम्स ऑफ एफ आर टी टू अपॉन टू। तो सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सर एन एफ आर बाई टू तो कॉमन है, एन एफ आर बाई टू तो कॉमन है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम क्या लिख देंगे? एन एफ आर बाई टू इंटू टी टू माइनस टी वन। क्लियर? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? एन एफ आर बाई टू इंटू डेल्टा टी। क्लियर? अब आते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि इस चैप्टर की जान है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम चर्चा करने वाले हैं कि हमने अभी तक 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सा? सर एक तो पढ़ा था हीट, ठीक है, फिर हमने पढ़ा सर इंटरनल एनर्जी, फिर हमने पढ़ा था वर्क। इन तीनों का रिलेशन है बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला गया, सुनिए ध्यान से, कि जितना भी सिस्टम में आप हीट का चेंज करेंगे, बराबर है, तो इसको लिखा डेल्टा टी, तो दैट विल बी यूज्ड टू डू द वर्क। ठीक है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? वर्क को करने के लिए। और अगर पूरा हीट वर्क को करने में कामयाब नहीं रहा तो कुछ बचा हुआ हीट क्या करेगा? टेम्परेचर चेंज करेगा, और वो क्या चेंज कर देगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? समझ में आई बात? और ये किस पर बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जितनी हीट एनर्जी थी उसमें से कुछ पार्ट यूटिलाइज हो गया वर्क करने में और कुछ पार्ट यूटिलाइज हो गया
इंटरनल एनर्जी को चेंज करने को, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है आपके पास साइन कन्वेंशन, जो ध्यान रखना है यहाँ पर। और केमिस्ट्री में ध्यान से पढ़ना साइन कन्वेंशन, वहाँ पर बस थोड़ा सा सिस्टम लेने का तरीका अलग, क्लियर है। वहाँ पर सिस्टम लेने का तरीका अलग है, मतलब जैसे कन्वेंशन है ना, ये सब चीज़ें, हाँ, ये सब चीज़ें कैसी कन्वेंशनल होती हैं, ठीक है। कि हमने जिसके रेस्पेक्ट में बात किया उसके रेस्पेक्ट में चर्चा करी, ठीक है। चलो, तो साइन कन्वेंशन सबसे पहले देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, ठीक है। अगर सिस्टम को हीट सप्लाई किया गया तो बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है। सिस्टम ने हीट रिजेक्ट किया, मतलब सिस्टम ने हीट दिया, तो बोलेंगे नेगेटिव। और सिस्टम ने वर्क किया तो बोलेंगे पॉजिटिव। और सिस्टम पर वर्क हुआ, एक्चुअली वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने वर्क किया तो बोलेंगे पॉजिटिव। इसको एकदम सिंपल से तरीकों में हम ऐसा समझ सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का वो नारा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तुम मुझे हीट दो, क्या बोलेंगे आप, तुम मुझे हीट दो मैं वर्क करूँगा, बराबर है। ऐसा याद रखना है, तुम मुझे हीट दो मैं वर्क करूँगा। अब सर ये क्या लिखा, इसका क्या मतलब है। सर तुम मुझे हीट दो मैं वर्क करूँगा मतलब पॉजिटिव। अब देखो, सिस्टम पर हीट अप्लाई हुआ, सिस्टम में हीट दिया, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, क्या पॉजिटिव है। और वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है। तो सिस्टम को, सपोज ये सिस्टम है, सिस्टम में हमने क्या दिया हीट, तो क्या लिया पॉजिटिव। और सिस्टम ने किया वर्क, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो तुम मुझे हीट दो मैं वर्क करूँगा। तो जब हीट सप्लाई होगा तो वर्क करेगा, और ये चीज़ होगी पॉजिटिव और बाकी सारी चीज़ें होंगी नेगेटिव। क्लियर, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। ये सिंपल कन्वेंशन है। अब इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें सारी एक्सप्लेन की है नीचे, बट उसका कोई सेंस नहीं, सिर्फ एक ही याद रखने का, हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज़ पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ पॉजिटिव, और बाकी सब इन सबको छोड़ के नेगेटिव। क्लियर है। तो मोस्टली हमको ये देता है, फिर वर्क डन टेम्परेचर पे कैसे रिलेट होगा उसको भी रिलेट करते हैं। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क किया जाए तो क्या होगा, ये फिर कैसा होना चाहिए, क्या नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम वर्क करेगा तो पॉजिटिव है ना, ठीक है। कोई दिक्कत, पक्का। तो इधर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब सोचो, टेम्परेचर इंक्रीज होना मतलब क्या, एनर्जी का बढ़ना है, सिंपल सी बात। तो एनर्जी का बढ़ना मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, समझ में। फिर अब सर सिस्टम में कैसे कैसे हम हीट दे सकते हैं, तो क्या हीट इज रिटर्न एज mc डेल्टा टी, डेल्टा क्यू जो हम हीट लिखते थे वो सर इक्वल टू mc इंटू डेल्टा टी, कैलोरीमेट्री से। तो सर m इज़ द मास, c इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, गैस के बारे में बात करेंगे। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस, तो m मास की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला भी, तो n इंटू सी इंटू डेल्टा टी, तो दैट इज़ अबाउट द हीट सप्लाई। तो मैं डेल्टा लिखूँ, डी लिखूँ, स्मॉल डेल लिखूँ, जो भी कोई मतलब है, यही लिखना है अपने को कि सर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, मतलब हीट चेंज इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अगर मास दिया हुआ है, अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो n इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, क्लियर। तो दूसरा हमारे सिस्टम में, अब मैं तीनों चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमने ऑलरेडी इंडिविजुअल सब निकाल रखा है। तो डेल्टा W मतलब वर्क डन, क्या P इंटू डेल्टा V, इंटरनल एनर्जी हो गया, हीट हो गया। और तो अब हम आते हैं कि कितने तरीके के हमारे पास सिस्टम में थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टम में बेसिकली 4 तरीके के थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं। कितने तरीके के, 4, बेसिकली देखें तो 4। सबसे पहला होता है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक
ठीक है। कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं, सिस्टम में रहने वाला वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक। अब अगर सिस्टम का रहने वाला वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और मास भी हम उसको, क्योंकि मास पे तो हम कोई चेंजेस करेंगे नहीं, ठीक है, तो इस केस में वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो हम लिखते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 इज अ कांस्टेंट। आ रहा समझ में, बोल रहा कोई दिक्कत? तो ये सारी चीज़ें आइसोकोरिक प्रोसेस में, ए से बी कन्वर्जन में, सर यहाँ से प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में सर प्रेशर बदल जाएगा, टेम्परेचर बदलेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है रिमेन कांस्टेंट, तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे मान लो कोई भी एक आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, तो उस आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी वर्क डन होगा बाय द गैस इज ज़ीरो। क्यों सर? वर्क डन इज इक्वल टू क्या P इंटू डेल्टा वी, और सर V कांस्टेंट है तो क्या डेल्टा वी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। और डेल्टा वी अगर सर ज़ीरो हो गया, P कांस्टेंट है और डेल्टा वी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो P कांस्टेंट है, डेल्टा वी ज़ीरो हो गया, तो वर्क डन कितना, हाँ P इंटू डेल्टा वी लिखते हैं ना, तो डेल्टा वी ज़ीरो हो गया तो क्या वर्क डन ज़ीरो होगा ना, ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि सर सिस्टम में जो भी हमने हीट सप्लाई किया DQ अमाउंट, तो हम क्या लिखते हैं DU प्लस DW। तो सर क्या हमारे पास DW हो गया ज़ीरो, तो हमने सिस्टम में जो भी हीट दिया इज़ इट यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, समझ में आया। तो इंटरनल एनर्जी वो अपनी बढ़ा लेगा, मतलब सिस्टम में हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा है, तो हीट जाएगा कहाँ, तो दैट इज़ कम्प्लीटली यूटिलाइज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। वो क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है, क्लियर। अब इसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ अगर चाहो तो देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। सर जब ये वॉल्यूम कांस्टेंट है लाइक दिस, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, क्लियर, समझ में। एक क्वेश्चन है छोटा सा, आइसोकोरिक चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय, इनमें से कौन सा आइसोकोरिक प्रोसेस हो सकता है। ध्यान रखना यहाँ पर प्रेशर है और इधर टेम्परेचर है, वॉल्यूम नहीं दिया है मैंने, बताओ। बताओ गुड। क्यों सर? हाँ बोल, नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सर हमने क्या देखा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ही ग्राफ है। बेसिकली ये जो ग्राफ है ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का है, क्लियर है, वॉल्यूम क्लियर, कोई दिक्कत। फिर दूसरा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं आइसोबारिक। हाँ, आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, हाँ बार, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या सर, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या V/T इज़ अ कांस्टेंट। तो सर अब इसमें A से B तक हमारा प्रोसेस जाएगा तो उसमें क्या सेम रहेगा P,
तो क्या V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। तो सर अब इस अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो सर इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं ऐसा लिखूँगा, देखो PV इज इक्वल टू nRT, तो अगर मैं यहाँ से प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ तो अगर मैं लिखता हूँ V1 तो लिखूँगा nRT1 और लिखूँगा V2 तो लिखूँगा nRT2। क्लियर है। तो अभी जब मैं वर्क डन लिख रहा हूँ तो वर्क डन लिखूँगा मैं प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, मतलब लिखूँगा P इंटू क्या V2 माइनस V1। बोल रहा तो V2 माइनस V1 में देखो क्या कॉमन है, NR कॉमन है, तो P लिख दिया मैंने और V2 बाई V1 की जगह N इंटू R लिख दिया और इधर कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई P। तो क्या P से P निपट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको nRT2 माइनस T1 कैन आल्सो बी रिटन एज वर्क। क्लियर। कोई दिक्कत पक्का आया समझ में। लो तो सर इंटरनल एनर्जी का क्या सीन है, तो सर इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी होगी, N इंटू सी इंटू डेल्टा टी। क्लियर है। तो टेम्परेचर T1 से T2 हो गया था तो T2 माइनस T1 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर है। और सर हीट सप्लाइड कितना होगा, तो सर क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, इस बात को समझें, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते थे, दो तरीके के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती थी ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV लिखते थे। क्लियर है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एट कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे हीट सप्लाइड क्या लिखा जाएगा, N इंटू CP इंटू डेल्टा टी। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। तो सर डेल्टा Q NCP डेल्टा T, वर्क डन nRT2 माइनस T2 और NCV डेल्टा T। ठीक है। तो डेल्टा T तो सर दोनों तरफ से निपट गया सर, तो यहाँ पे क्या बचा सर CP, यहाँ क्या बचा CV और यहाँ से क्या बचा सिर्फ R। क्लियर है। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है। N निपट गया T2 माइनस T1, N T2 माइनस T1, N T2 माइनस T1, तो यहाँ पे क्या बचा CP इज इक्वल टू R प्लस CV। ठीक है। तो CV को इधर लाए तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, मेयर्स फार्मूला। इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, मेयर्स फार्मूला। क्लियर। क्लियर है। कोई दिक्कत, इसमें एक और फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है CP बाई CV का रेशियो। CP बाई CV का रेशियो, इसको बोलते हैं गामा। इसको क्या बोलते हैं, गामा। क्लियर। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, थर्मल मतलब क्या, टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या कांस्टेंट रहने वाला, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो क्या PV की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, PV इज इक्वल टू nRT। तो N तो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है, TB कांस्टेंट होगा, तो क्या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब A से B अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस से कन्वर्ट होकर A टू B हुआ है तो सर प्रेशर वॉल्यूम बदलेगा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर तो क्या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू nRT। बोलो। तो सर इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, तो सर इस केस में वर्क डन अगर हमको निकालना हो सिंपल, तो वर्क डन इज रिटन एज P इंटू डेल्टा V। देखो P इंटू डेल्टा V, तो P इंटू डेल्टा V मतलब PV तो सर कांस्टेंट है जो कि nRT के बराबर है, PV जो कि कांस्टेंट है जिसके बराबर nRT के बराबर। तो यहाँ से P की जो वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ nRT बाई V। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया K की जगह पर nRT बाई V और यहाँ पे क्या बचा सर P की जगह पे मैंने ये रिप्लेस कर दिया
तो P की जगह तो मैंने रिप्लेस कर दिया, तो मेरा इंटीग्रेशन कैसा दिख रहा है, nRT बाई वी इंटू डी वी। कहाँ से कहाँ तक सर, पहले वॉल्यूम था V1 से लेकर के V2 तक, तो nRT तो सर कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। और फिर 1/v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln v, और लिमिट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, V2/v1, अपर लिमिट V2, लोअर लिमिट V1, तो ln ऑफ, तो k की वैल्यू nRT ln ऑफ V2/v1, दैट इज द वर्क। क्लियर, समझ में आया। अब सर हम अगर यहाँ पे बात करें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की कितनी होने वाली है, तो सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर का चेंज हुआ क्या, नहीं, टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या, जीरो है। और सर इंटरनल एनर्जी रिटर्न एज, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। इंटरनल एनर्जी का चाहो तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, NCV डेल्टा टी, और डेल्टा टी हो गया जीरो, तो क्या सर सब कुछ जीरो। क्लियर, मतलब सर आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी बिल्कुल नहीं बदलेगी। तो मतलब क्या, जितना का जितना अगर इसमें इंटरनल एनर्जी नहीं बदल रही है, तो क्या मैंने जितना इसमें हीट दिया है, क्या पूरा हीट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन में। क्लियर है, तो पूरा का पूरा एन आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू डू द वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड सराउंडिंग। क्लियर है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहो तो यहाँ पता लगा सकते हो, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम क्या लिखते हैं, C। क्लियर है, तो अगर मैं इसके बारे में लिखता हूँ, ठीक है, हीट के बारे में, तो लिखा NC डेल्टा T, है ना, इज इक्वल टू वर्क डन, तो P इंटू डेल्टा V बराबर है। तो C की जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लिखेंगे P इंटू डेल्टा V बाई N इंटू डेल्टा T। तो प्रॉब्लम ये है, डेल्टा टी की वैल्यू होती है जीरो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इन्फिनिटी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखो, जब हम इलास्टिसिटी पढ़ा था हम लोगों ने, तो अपन ने बात किया था बल्क मॉडुलस के बारे में, है ना। तो बल्क मॉडुलस क्या होता था, अगर याद होगा तो सर बल्क मॉडुलस होता था फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो सर अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो सर पी इंटू डेल्टा वी प्लस वी इंटू डेल्टा पी, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डेल्टा पी। ठीक है, तो रीअरेंज किया तो पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर ही हमारा यहाँ पे बल्क मॉडुलस हो जाएगा। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर के बराबर। आई बात समझ में। यहाँ पर होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है बल्क मॉडुलस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 1/v या 1/, ठीक है। इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कई बार के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन, द वर्क डन पर मोल इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज, कितना है, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था। क्या RT ln ऑफ V2/V1, क्लियर। फिर आता है हमारा फोर्थ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, बाकी सब तो बड़े आसान थे, कोई दिक्कत था इन सब में। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या ध्यान देने लायक है, इसका स्टेट इक्वेशन थोड़ा सा अलग रहता है बस। अब एडियाबैटिक में क्या चीज़ नहीं चेंज होता है, तो दैट इज हीट सप्लाई। हीट सप्लाइड या हीट टेकन बाय द सिस्टम इज जीरो, मतलब सिस्टम का जो हीट रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मतलब अगर मैं हीट का एक्सचेंज बोलूँ तो नहीं होता है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसका जो स्टेट इक्वेशन होता है वो होता है पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर।
अब चलो अब इसका भी वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको और डिफरेंट तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। पी वी रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा करके जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसको 2-3 तरीके से आप लिख सकते हो। पी वी रेज़ टू पावर गामा माइनस पी रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा इंटू पी रेज़ टू पावर गामा। डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हो D1। बेसिकली ये दो तो आपको याद रखना है, ये दो, ठीक है। और जो पहला वाला पी वी रेज़ टू पावर गामा, कोई भी एक याद रखा तो आपका काम हो जाएगा। सर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे तीनों वेरिएबल्स, जो हमारे तीनों वेरिएबल्स होते हैं, तो कौन सा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों चेंज होने वाले हैं। तो सर P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, मतलब P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू T2 विच इज इक्वल टू N into R। दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड, ठीक। तो मतलब स्टेट इक्वेशन जो P1 V1 रेज़ टू पावर गामा लिख रहे थे, दैट वुड बी रिटन एज P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। क्लियर। सर सिस्टम में हीट सप्लाइड कितना था, इसमें हीट एक्सचेंज होगा नहीं, तो हीट सप्लाइड कितना है, 0। मतलब इस केस में हीट बाहर से आने वाला है नहीं। तो सर हमारा फिर से क्या सिस्टम क्या बोलता है कि सर डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। तो सर यहाँ पे डेल्टा Q कितना हो गया, 0। तो क्या बचा, पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी जो होगा वही किसमें यूज किया जाएगा, वर्क डन। क्लियर। एक सेकंड। हाँ ले लेता हूँ बस। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब पूरा का पूरा क्या यूज होगा, इंटरनल एनर्जी जो रहेगी, सॉरी वही वर्क डन करेगी। क्लियर है, समझ में आया। तो सोचो अगर इंटरनल एनर्जी वर्क डन करेगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब एनर्जी ने वर्क डन किया इंटरनल एनर्जी में, तो क्या उसका एनर्जी कम हो जाएगा, और एनर्जी कम हो जाएगा तो अचानक से टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्लियर है। तो सर अब इंटरनल एनर्जी क्या लिखते हैं, तो इंटरनल एनर्जी क्या हम लिखते हैं, N इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो N इंटू सी इंटू डेल्टा टी, इसको हम लिख सकते हैं एन सी। अब डेल्टा टी को क्या लिखने वाला हूँ मैं, देखो N तो है सर C इंटू डेल्टा टी, तो ये लिखा जाएगा nRT2 माइनस T1 इज इक्वल बाई गामा माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये कैसे लिखा जाए, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन एनर्जी, इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव बट मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना, वर्क डन के बराबर, ठीक है। अब ये वर्क डन कैसे करेंगे वो देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर कितना है, तो क्या लिखेंगे हम, सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एन सी डेल्टा टी, ये हमारा क्या होता था, ये क्या एन सी वी डेल्टा टी क्या होता था, इंटरनल एनर्जी, पी डेल्टा वी क्या होता था, वर्क डन, ठीक है। तो अब ये जो वर्क डन वाली बात है, तो सर एन सी डेल्टा टी तो हो गया 0, तो क्या हुआ,
ठीक है, प्लस पी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। तो एम सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डी वी, तो इधर पी आ गया इधर है ना, और पी वी की वैल्यू कितनी होती है क्या, एन आर टी। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई वी। ठीक है, तो एन आर टी बाई वी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे जहाँ पे पी है। तो देखो यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, एन आर टी बाई वी, वैसे क्या मिला, डी वी। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सर हमको क्या मालूम है, एम सी वी डेल्टा टी बाई टी, ठीक है ना, एम सी वी डेल्टा टी बाई टी एन आर टी बाई वी डी वी इज इक्वल टू 0। और हमको क्या मालूम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा, आर बाई गामा माइनस 1। ठीक है, और नहीं तो अपन डायरेक्टली यहाँ से इससे भी निकाल सकते हैं कितना वर्क डन हो सकता है। इतना कॉम्प्लेक्स जाने के बजाय हम ऐसा करते हैं, हमने लिखा टी वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर। अब मैं यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करूँ तो मैं लिखूँगा पी इंटू वी रेज़ टू पावर गामा का डिफरेंशिएशन तो होगा गामा इंटू वी रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा वी प्लस, ठीक है, दूसरा वाला क्या हुआ, वी रेज़ टू पावर गामा इंटू डेल्टा ऑफ पी, है ना, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। एनी प्रॉब्लम, बोलो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझना चाहिए, देखो पी इधर गामा वी रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा वी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी रेज़ टू पावर गामा इंटू डेल्टा पी, डन। ठीक है, तो यहाँ से देख कुछ कैंसिल होने लायक हो गए, वी रेज़ टू पावर गामा, ठीक है, तो यहाँ से वी रेज़ टू पावर गामा मैं उड़ा सकता हूँ। तो क्या बचेगा, गामा इंटू पी इंटू डेल्टा वी, और वी रेज़ टू पावर माइनस 1 मतलब ये डिवीजन में वी और डेल्टा पी, ठीक। तो ये है गामा और इधर है हमारे पास पी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ से हम उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे बल्क मॉडुलस निकाला था हमने। तो बल्क मॉडुलस इज रिटर्न एज, देखो गामा इंटू पी विच इज इक्वल टू, इधर क्या मिला, डेल्टा पी, और साइन तो माइनस का रहेगा ना, माइनस अपॉन डेल्टा वी बाय वी, तो इधर हो गया, और ये माइनस साइन इधर लगा दिया। तो क्या मेरे को बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे, गामा इंटू पी, ये था ना बल्क मॉडुलस, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी बोले क्या बाई, ठीक है। क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये अलग अलग फॉर्मेट में लेके कर सकते हैं। तो देखो वहाँ पर डेल्टा टी वी सारे फॉर्मेट में आएगा, तो इसका डायरेक्ट चाहे तो वर्क डन का रिजल्ट याद रख लेंगे हम, ठीक है। तो वर्क डन निकाल लेंगे पहले, तो वो क्लियर है ना। तो पी वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम सिर्फ रिजल्ट याद रख लो, उसके लिए फालतू इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। वर्क डन पे आते हैं, तो सर पी की वैल्यू हमने क्या लिख दी, देखो यहाँ से क्या पी की वैल्यू हम लिख सकते हैं के बाई, इसको यहाँ से उड़ाया तो वी रेज़ टू पावर गामा इधर जाके बन जाएगा, ठीक है। और इसको हमने फार्मूले में प्लेस कर दिया, तो क्या मिलेगा, के वी रेज़ टू पावर गामा इंटू डी वी। तो सर इसका वर्क डन के प्रोसेस में वी रेज़ टू पावर गामा कितना हो जाएगा, ऊपर जाके वी रेज़ टू पावर, ये तो सर बाहर हो गया इंटीग्रेशन किसका, डी वी अपॉन, ये वी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ऊपर जाके ये वी क्या बन जाएगा,
ये ऊपर जाके बन जाएगा वी रेज़ टू पावर माइनस गामा इंटू डी वी। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है सर, वी रेज़ टू पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, वी रेज़ टू पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। इसकी लिमिट सर कहाँ से v1 से v2 तक। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रह गया, 1 माइनस गामा बाहर निकाल लिया, वी रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा v1 रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा, दैट हो जाएगा वर्क का। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो वर्क डन अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। और इसमें एक काम और कर सकते हैं कि सर थोड़ा सिंप्लीफाई और करना हुआ तो क्या P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो कैसा दिख रहा है हमको, V अगर इसको मैं थोड़ा सा ओपन करूँ तो देखो कैसा दिख रहा है, V2 अपॉन V2 रेज़ टू गामा माइनस V1 अपॉन V2 अपॉन V2 रेज़ टू पावर गामा V1 अपॉन V1 रेज़ टू पावर गामा। क्लियर, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट मार देंगे, तो जैसे यहाँ पे हुआ क्या, के की वैल्यू क्या थी बेसिकली, वहाँ से हमने तो क्या हमने लिखा था PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू NRT, है ना। तो क्या यहाँ से V रेज़ टू पावर गामा इज रिटन एज NRT अपॉन P, बोल देता। तो NRT जो टेम्परेचर है ना, तो सर वो भी वेरिएबल रहने वाला है ना, तो P1/P1, तो उस फॉर्मेट में भी हम उसको लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर P1 V1 रेज़ टू पावर गामा, तो सर यहाँ क्या बचेगा P1, अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ V1 रेज़ टू पावर गामा तो, और V2 रेज़ टू पावर गामा लिखना तो NR तो सर कांस्टेंट ही है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा P2 अपॉन इधर आ जाएगा P2, तो P2 वाला नीचे और P2 V2 रेज़ टू पावर गामा तो कांस्टेंट हो गया, उसको हम क्या लिख सकते हैं के, तो ऊपर से के और नीचे से के कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन सिर्फ कितना बचेगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर, समझ में आया? क्लियर, चलो कोई दिक्कत। तो ये चार जो थे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे, है ना। नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, बाकी वर्क डन सब कुछ निकालना क्लियर है, उन बाकी चारों का। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, साइक्लिक मतलब सर जहाँ से चलना शुरू किया क्या वहीं पहुँचेगा, मतलब क्या फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम है। अगर एक कंप्लीट साइकिल घूम के आता है किसी साइक्लिक प्रोसेस में तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो, मतलब फाइनल और इनिशियल स्टेट तो सेम हो गया। क्लियर है, ठीक है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी, लेकिन क्या कुछ वर्क डन हो सकता है, वर्क डन डेफिनेटली होगा, और वर्क डन किसके बराबर होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। अब इसमें सिर्फ इतना एरिया जो कर्व होगा ना, जो कर्वेचर इसको बाउंड करके रख रहा होगा, तो सिर्फ इसके अंदर हो गया, सिर्फ इसके अंदर। अपन ने जो पहला क्वेश्चन किया था याद करो, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को हमने क्या लिया था पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को लिया था नेगेटिव। यहाँ पे भी सिर्फ साइन कन्वेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? समझ में। तो इसमें क्या होता है सर, इसमें जो हीट ठीक है सिस्टम में रहती है, यहाँ पे जो नेट हीट प्रोसेस में यूज़ की जाती है दैट इज़ गिवन बाय, तो जो नेट हीट होता है उसमें से टोटल हीट सप्लाई प्लस टोटल हीट रिजेक्टेड, ठीक है, कितना सप्लाई किया है तो कितना रिजेक्ट हो गया है, तो क्या वही नेट हीट कहलाएगा सिस्टम में। इफ़िशियंसी क्या होती है यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि जो भी टोटल वर्क डन किया है एक साइकिल में, हमने कितना हीट दिया था, उसमें कितना वर्क किया है। तो कभी भी हमेशा जो इफ़िशियंसी निकालना होता है आउटपुट टू द इनपुट, तो आउटपुट क्या है वर्क, और हमने क्या दिया था हीट सप्लाई। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है सर, मतलब फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का क्या मतलब है सर, इसमें हमने क्या नहीं होने दिया, हमने हीट को चेंज होने नहीं दिया। क्लियर,
सर हमने इसमें हीट को चेंज होने नहीं दिया, मतलब क्या डेल्टा क्यू इज ज़ीरो। फ्री एक्सपेंशन है, मतलब सर इसमें प्रेशर का चेंज को भी होने नहीं दिया, मतलब डेल्टा पी इज़ ज़ीरो। क्लियर है, मतलब सर जो वर्क डन होगा क्या वो भी ज़ीरो, क्योंकि प्रेशर ज़ीरो है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा, क्या होगा हमारे इंटरनल एनर्जी का। तो सर इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस के, जो हम बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जो भी जितना भी हमने हीट सप्लाई किया उसमें से कुछ वर्क डन हो प्लस कुछ पोटेंशियल है, सॉरी कुछ इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज हुई। क्लियर है, तो हर एक गैस के लिए हम क्या बात करते हैं सर, हर एक गैस के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर गैस के लिए सर हमारे पास डेल्टा क्यू कितना है, इंटरनल एनर्जी का क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि वर्क डन है ज़ीरो, तो एनर्जी तो सर कंजर्व रहेगी। तो आइडियल गैस के केस में तो सर यही रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी सॉरी हमारी इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या होगा, तो वो भी ज़ीरो होगा। लेकिन ये किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए। क्यों, क्योंकि सर उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी कैसे, जबकि टेम्परेचर सेम है। क्लियर है, लेकिन रियल गैस में ये कहानी अलग हो जाती है थोड़ा सा, जो प्रैक्टिकल गैस है। ठीक है, रियल गैस में क्या होता है, रियल गैस हैज़ टू डू वर्क अगेंस्ट द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, और हमने आइडियल गैस में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या मान के रखा था, जीरो। ठीक है ना, तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है,